हेलो, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम आंसर राइटिंग को कब से स्टार्ट करें और अगर हमारा प्रीलिम्स हो गया है तो वी हैव ओनली 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई नो मैंने यूपीएससी का मेंस नहीं लिखा है बट मैं आंसर राइटिंग करती हूँ और 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे साथ में पढ़ाई करने का, लिखने का, और मैंने जो भी पढ़ाई किया है उसके बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं जिस तरह से लिखती हूँ और कुछ एजुकेटर्स हैं अच्छे अच्छे अनअकैडमी के जिन्होंने मेरा आंसर राइटिंग चेक किया है तो वो बोलते हैं कि हाँ फ्लो चार्ट अच्छा है, मैपिंग अच्छा बना लेती हो, इंट्रो अच्छा लिखती हो, मेन बॉडी अच्छा लिखती हो। तो मैं जो सीखी हूँ मैं बस वही बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम मेन टारगेट रखेंगे कि जो आने वाला एग्जाम है फिर से हमारा जो अगले साल मई में होगा उसके लिए कि हम साथ में पीटी भी कर रहे हैं। हमारे पास इधर का 6 महीना है और उधर का 5 महीना है, ठीक। अगर मान के चलते हैं वी हैव 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स में ठीक है मेरे को प्रीलिम्स भी करना है तैयार और मेंस भी करना है। तो मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या क्या लिखें, क्या चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसी वीडियो में मैं जब ये बोर्ड वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह से लिखते हैं और मैंने जो आंसर राइटिंग करा है वो साथ में मैं अब फिर से एक दूसरा वीडियो शूट करूंगी जिसपे मैं नहीं दिखूंगी, मेरा पेन और पेपर दिखेगा जहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग किया है और एक क्वेश्चन लेके किस तरह से लिखा है मैंने उसको मैं दिखाऊंगी। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें इंट्रो में क्या लिखना है, हमें मेन बॉडी में क्या लिखना है और हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, किस आंसर में हमें कंक्लूजन की नीड है और किस आंसर में हमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है मैक्सिमम जो है एस्पिरेंट तो बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी मेंस में 1750 मार्क्स का मेंस होता है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है 850 ला दिए आप तो रैंक 1 बन गए, ठीक। कभी कभी 900 पे होता है, कभी 1100 भी चला जाता है, 1132 भी चला जाता है, ऐसा ही कुछ आंकड़ा रहता है। 1300, 1400, 1500 अभी तक तो ऐसा नहीं गया है। ये नहीं हुआ है कि किसी का 1700 में 1500 आ गया हो, 1600 आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। इतने के बीच में ही रहता है, 800 से 1100 के बीच। कभी कभी तो कट ऑफ 700 तक भी जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये तो हो गया 1750 मार्क्स का यूपीएससी, और हमारा बीपीएससी जो मेंस होता है वो होता है 900 मार्क्स का। 900 में एक होता है जीएस पेपर 1 जिसमें आपका हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स पूछा जाता है, और जीएस पेपर 2 जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, और एक आ गया है हमारा एसे पेपर जो कि 300। तो 300 मार्क्स का होता है, तो 900 मार्क्स, और जो ऑप्शनल होता है वो अब कंपल्सरी हो गया और वो ऑब्जेक्टिव हो गया, वो मेंस नहीं है, ठीक है। यानी टोटल जो हमारा मेरिट बनेगा वो इस पे और हमारा जो इंटरव्यू मार्क्स है उस पे बनेगा, ठीक। पीटी का इसमें कोई रोल नहीं है, पीटी बस आपको पास करना है सेकंड स्टेज में जाने के लिए। आपको मतलब एक होता है ना एंट्री कार्ड कि हमें अब एंट्री मिल गया, अब हम मेंस में जाके बैठ सकते हैं। तो हम कब स्टार्ट करें, तो अगर हम पीटी कर रहे हैं और हमारे पास 10 महीने हैं, ठीक है, 10 मंथ्स, तो ठीक है हम शुरुआत का 2 महीना क्या करेंगे, हम मेंस पढ़ेंगे। तो कितने, 2 महीने तक, 2 मंथ्स तक। चाहे आप तैयारी के शुरुआत स्टेज में हो, पहली बार बिगनर हो, या फिर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 2 महीने में आंसर राइटिंग कहाँ से करेंगे, तो या तो हम यूट्यूब से कर लेंगे और या फिर हम गूगल करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग का फोटो, ठीक। तो वहां पे क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और यहाँ पे उनका जो टॉपर्स है उनकी कॉपी, और यहाँ पे उनका इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन ऐसे लिखा रहेगा। कुछ इमेज भी अच्छे अच्छे डाले गए हैं आंसर राइटिंग के, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। या फिर आपको गूगल पे डालना है मेंस आंसर राइटिंग दृष्टि आईएएस या किसी रिवीजन का, या फिर आप जिस भी मीडियम में हो उस मीडियम को आप सर्च करो और सब्जेक्ट वाइज या जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो वहां आ जाएगा। तो आपको वहां से पहले तो 1 महीना क्या करना है, आपको देख के लिखना है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आप लेके बैठ गए और सोचते हो लिखना, तो 3 लाइन के बाद कुछ नहीं आता है, और ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, लगेगा कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, चीटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 महीना हमें गूगल से देख के लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 महीना जब आप ये काम करने लगते हो तो फिर आपके लाइफ का ये पार्ट बन जाता है कि मुझे रोज आंसर राइटिंग लिखना है। फिर आपको एक आदत लग जाएगा। ये 2 महीना सिर्फ आपको आदत लगाने के लिए है। फिर बचा कितना हमारे पास, 2 महीना तो हो गया, बचा 8 महीना, ठीक। अब इस 8 महीने में हम क्या करेंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा पीटी पे कि हमें कैसे भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेना है। ये मान के चलना है कि या तो हमारा कट ऑफ 76 जाएगा या फिर हमारा कट ऑफ 115 या 110 तक रहेगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 200 में 110 या 115 का टारगेट बना लेते हैं, ठीक है। और मेरा बिल्कुल सही होगा, मैं गलत नहीं करूंगी, गलत नहीं करूंगा। और इसके लिए आपको, अगर आप डेली का, आपको सिर्फ 7 से 8 घंटा पढ़ना है, 7 से 8 घंटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आप, क्योंकि आप 1-2 दिन फॉलो कर लोगे 14 घंटा वाला रूटीन, 15 घंटा वाला, बट तीसरे दिन चौथे दिन जाके सब इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर 7 से 8 घंटा में आपको एक से 1.5 घंटा या फिर मान के चलते हैं 2 घंटा आपको मेंस पढ़ना है, ठीक है। और इस मेंस को भी जब आप पढ़ोगे ना, लाइक ज्योग्राफी का कोई टॉपिक उठा लिए, तो उस मेंस जब आप एक पूरा टॉपिक पढ़ते हो, मान लो ये टॉपिक है पूरा, तो इस मेंस का तो हमारा हो गया, मान के चलते हैं 10 मार्क्स के लिए है, बट इस एक टॉपिक से पढ़ने से आपका पीटी का 2 से 3 मार्क्स
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सोचो अगर आप डेली डेली एक टॉपिक मीन्स का, ज्योग्राफी का भी कोई टॉपिक उठा लिए, इकोनॉमिक्स का, करेंट इशू, एग्रीकल्चर या साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी मुद्दे हैं जो प्रचलित हैं अभी, वाटर क्राइसिस वगैरह जो भी चल रहा है, एआई और आपका सैटेलाइट वगैरह, तो जब आप उसको लिखोगे, उसको पढ़ोगे अच्छे से न्यूज को, तो उसमें से आपका पीटी का 5 से 10 मार्क्स मिल जाएगा। आपको हफ्ता का बात करें कि अगर आप एक हफ्ता सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पढ़ते हो टॉपिक, तो आपको उसमें से पीटी भी निकलेगा। और बाकी जो घंटे बचेंगे इसमें 6 या 5 घंटे, इसमें से आपको सारा सिर्फ पीटी पे ध्यान देना है। ठीक, पीटी की यहाँ हम बात नहीं करेंगे कैसे तैयारी करें, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, आप पीटी में आप एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, आप एक दिन में पॉलिटी भी पढ़िए, एक दिन में ज्योग्राफी पढ़िए, या मिलता जुलता सब। अगर ज्योग्राफी उठाया है आपने तो साथ में इन्वायरमेंट भी पढ़िए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, अर्थ से ही रिलेटेड है दोनों। ठीक है, और फिर आपको एक ही साथ हिस्ट्री या पॉलिटी साथ में पढ़ लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। मतलब नेचर चेंज कीजिए सब्जेक्ट का, सिर्फ एक ही प्रवृत्ति वाला चीज मत पढ़िए कि आपको बोरिंग फील हो। ठीक, तो आपको ऐसे करना है। और जब भी आप पढ़ें तो डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं या तो यूपीएससी के पीटी में आपका कॉन्सेप्ट आएगा और स्टैटिक चीज, और जिस तरह से इस साल का पेपर था अगर उसी तरह से अगले साल भी आ गया तो आपको पूरा बुक ही सुनना पड़ेगा, पूरा अच्छे से बुक पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज, तब जाके आप अगले साल पीटी क्लियर पार कर पाएंगे, और मैं भी पास कर पाऊंगी। ठीक है, तो हमें अगर हम बुक अच्छे से पढ़े, डीप नॉलेज ले रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमारा मेंस में भी हेल्प कर रहा है। यानी कुल मिला के ये बात है कि पीटी और मेंस साथ नहीं होता है। बस समझ ये नहीं आता कि जब आंसर राइटिंग लिखने बैठ रहे हैं तो हम लिखे क्या, क्योंकि आता तो हमें बहुत कुछ है, फैक्ट तो बहुत कुछ याद हो गया, बट लिखना क्या है और लिख के फिर कंक्लूजन क्या देना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है। ठीक, तो इसी वीडियो में जब मैं अभी बैक कैमरा से अपनी कॉपी और पेन पेपर पे लिखूंगी आंसर और दिखाऊंगी, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ मैं कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और ये नहीं, मैं इसी वीडियो में ना आपको ऐसे का भी दिखाऊंगी, केस स्टडी का क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, फिर आपको जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शनल है वो तो आप करिएगा और बोलिएगा तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट किस तरह से लिखना है इसी वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो 30 मिनट का या 35-40 मिनट का होगा, बट आप इसको पूरा देखिएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हमें किस तरह से लिखना है और कैसे हम एक अच्छा मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कहाँ हमें फ्लो चार्ट बनाना है, किस क्वेश्चंस में हमें मैप एकदम जरूरी है, किस क्वेश्चन में अगर मैप ना करें तो भी चलेगा। बिकॉज आप घर में हो और आप लिख रहे हो तो ठीक है लिखोगे, बट आप इमेजिन करो आप एग्जाम हॉल में हो और यू हैव 2.5 घंटा या 2 घंटा, ठीक 3 घंटा मान के चलो 3 घंटा, तो इस 3 घंटे में आपको दिमाग दौड़ाना है। जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री भी पूछेगा, पॉलिटी भी पूछ लेगा, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, तो एक साथ एक दिन में 3 घंटे के अंदर 4 सब्जेक्ट पे दिमाग दौड़ाना। और ये भी अपने को मालूम नहीं है कि यूपीएससी या बीपीएससी पूछने क्या वाला है, क्या क्वेश्चन में रहेगा। तो इंस्टेंट अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है और 2 आपको आधा आता है आधा नहीं, तो एटलीस्ट उस चीज के बारे में आपको आइडिया तो है कि ये एक सेंटेंस क्या है, क्या रहा है, मैं लिखूंगा क्या, तो आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। और एक बात, आप कभी ये स्कूल वाला एग्जाम नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो चलो छोड़ देते हैं। ये ऐसा एग्जाम है कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन एक पेपर में छोड़ते हो तो आपका पूरा मेंस खराब हो सकता है, आपका रिजल्ट मतलब आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, आपका मेंस निकलेगा ही नहीं। तो हर आंसर पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और ये चीजें कहाँ से आती हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट का, या तो वो पूछ लेगा मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रभाव क्या है, और हमारे देश में भारत सरकार और केंद्रीय बैंक की इसमें क्या भूमिका है। ठीक, एक तो ये सीधा सा पूछ लेगा। और अगर यही पूछ ले वर्तमान परिदृश्य में मुद्रास्फीति के बारे में, या फिर इसको थोड़ा करंट से जोड़ दे और आपको अपना दिमाग लगाने के लिए बोल दे, तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि वो सारी चीजें तो हमें बुक में मिल जाती है, लेक्चर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, बट जो चीज आप परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे खुद से, वो चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ज्योग्राफी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स वाला मुद्दा कि आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, और ऐसा है तो क्यों है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको मतलब आप एक चीज मान के चलिए, मेंस इक्वल टू प्रैक्टिस। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपको महारत हासिल है, आप कॉलेज के टॉपर हैं और आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप क्या है, आप जीरो हैं, आपको कुछ आएगा ही नहीं, आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा, असंभव है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो मैंने बता दिया कितने मार्क्स का आता है और कब से हमें तैयारी करनी है। और ये सेम चीज हमें बीपीएससी में भी अलाउ करना है। लाइक अभी तो हमारे पास 80 दिन है बीपीएससी का, तो अभी हम मेंस को नहीं टच करेंगे, हम पीटी निकालने पे फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं ये मायने रखता है, ये निकलेगा तभी हम मेंस में जा पाएंगे। ठीक है, मेंस के लिए आपको सबको मालूम था पहले से ही 30 सितंबर को होने वाला है, आपके पास टाइम था, आप चाहते तो पीछे कर सकते थे, आपने नहीं किया तो इट्स ओके। कभी कभी ऐसा होता है पीटी अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाता है और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है और आप पीटी देके जस्ट आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिए, तो आप ना कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। और मतलब आप 2 महीना उसमें बहुत अच्छे से करते हैं। और अब तो बीपीएससी भी अपना कैलेंडर बना दिया, और बट इसमें थोड़ा बहुत चांस है कि 4 महीने का भी गैपिंग हो जाएगा मेंस में, बट यूपीएससी में नहीं होगा।
तो इस 2 महीना में आप कर सकते हैं। और जहाँ लोगों का 800 आ रहा है, हो सकता है आपका 600 आए या 650 आए, तो इट्स ओके, एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगा। और हो सकता है इस कॉन्फिडेंस के चलते आपका अगले साल का पीटी मेंस इंटरव्यू सब निकल जाए। तो बिना किसी टेंशन के आपको किस तरह से लिखना है, अब हम उस पर आते हैं। तो मैं फटाक से उस वीडियो को भी वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों को मर्ज करके अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप स्किप कीजिए, बैक कीजिए और आप दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अभी हम इसी वीडियो में आ जाते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग पे। हाँ, तो आ जाते हैं हम अपने मेंस आंसर राइटिंग पे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये प्रवाल दिखा, इट मीन्स ये ज्योग्राफी का पार्ट है। और ज्योग्राफी किस पेपर में आता है, तो जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 का हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। और इसका मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगी, जिसमें हम ऐसे इथिक्स, केस स्टडी और इथिक्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, वैश्विक तापन का प्रवाल भित्ति जीवन पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे कोरल रीफ्स का जो सिस्टम है, उसका लाइफ है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको उदाहरण के साथ बताइए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रवाल भित्ति के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देंगे, आखिर ये है क्या। तो प्रवाल पारितंत्र, जिन्हें समुद्री वर्षावन की भी संज्ञा दी जाती है या उसे इस नाम से जाना जाता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो लिख सकते हैं, बट लगना चाहिए ना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कुछ तो बात है, बंदे के पास शब्द है कि हाँ उसको नाम न लिख के संज्ञा लिख सके। तो समुद्री वर्षावन की संज्ञा दी जाती है और इनका मतलब प्रवाल का वितरण मुख्यतः, और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शब्द गलत हो जाए, मैं यहाँ वितरण लिखने वाली थी, विवरण लिखने वाले, यहाँ विवरण लिखा जाता मेरे से, तो हम बस एक लाइन दे के कट करेंगे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करेंगे या वाइटनर यूज करेंगे, एक लाइन दिया बस काम खत्म, वो गलत में इंक्लूड हो जाएगा, इससे हमारा कॉपी गंदा नहीं दिखेगा। तो वितरण मुख्यतः 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। ठीक, ये हमारा इंट्रो हो गया। और हमने यहाँ एक मैप के थ्रू दिखा दिया कि यहाँ पे प्रवाल भित्ति है, यहाँ इंडिया के पास, इधर लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा और साउथ अमेरिका का उत्तरी हिस्सा, और यहाँ पे अफ्रीका का ये ईस्ट वाला एरिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन पर क्या प्रभाव है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि प्रवालों का विकास मुख्यतः 21 डिग्री से 27 डिग्री के मध्य होता है, इसलिए तापमान की अधिकता इनको क्षति का कारण बनती है। यानी जो तापमान की अधिकता है, इनकी क्षति का कारण बनती है। जैसे उदाहरण लिखा है ना, उदाहरण के साथ, उदाहरण के लिए ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरा है, तापमान वृद्धि लवणता की दर को बढ़ा देती है। यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होता है तो लवणता की दर को बढ़ाती है, जिससे प्रवालों का विनाश हो जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए कैरिबियन सागर एवं मध्य अमेरिका का प्रवाल तंत्र। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा तीसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से चरम जलवायु घटनाएं होती हैं और ये बढ़ती हैं, तो अल नीनो एवं ला नीना आता है, और ये दोनों से फिर चक्रवात आता है। फिर चक्रवात जब बढ़ता है तो प्रवाल पारितंत्र की क्षति होती है। ठीक, उदाहरण के लिए लक्षद्वीप एवं मन्नार की खाड़ी का जो प्रवाल सिस्टम है, वो तंत्र मीन्स एक सिस्टम, बॉडी। और प्रवाल बेसिकली होता क्या है, तो ये एक पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, अलग अलग रंग के होते हैं, रंग बिरंगी, और ये समुद्री घास होते हैं, और जो हम लोग वो अंगूठी पहनते हैं मूंगा वाला, तो इसी प्रवाल का बना हुआ रहता है। तो इसका बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता है इलीगल तरीके से, और ये बहुत खतरे में है। और इसी पॉइंट में ग्लोबल वार्मिंग में ही हम कि ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र जल का स्तर में वृद्धि होगा, और इससे सूर्य ताप में कमी होगी। तो क्या सनलाइट कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से? नहीं, सूर्य ताप में कमी मतलब कि जो मान लीजिए इतना समुद्र है, ठीक, ये समुद्र, यहाँ पे प्रवाल है, अभी इसको सनलाइट मिल रहा था, ठीक, और जब ये वाटर लेवल बढ़ जाएगा पूरा यहाँ तक, तो अब ये सूर्य की ताप
की जो ताप है इसको भी तो फोटोसिंथेसिस करना है, तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ये खाना नहीं बना पाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रवाल नष्ट हो जाएगा। आज चौथा पॉइंट है चक्रवात वर्षा एवं ग्लेशियर का शुद्ध जल में वृद्धि से लवणता घटेगी। यानी जो चक्रवाती वर्षा होती है और जो ग्लेशियर का शुद्ध वाटर होता है उससे लवणता घटेगी और ये प्रवाल तंत्र को नुकसान होगा। यानी बहुत ज़्यादा भी लवणता नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, जितना चाहिए ताकि वो प्रवाल ठीक से रह पाए। तो एक केस स्टडी हुई ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया पे, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से चक्रवात आया, प्रवाल विरंजन हुआ, यानी वो टूटे फूटे, उनका क्षति हुआ, और प्रवाल विरंजन से प्रवाल क्षति, और जब प्रवाल क्षति होता है तो इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सर्वाधिक है, यहाँ पे मध्य ताप और यहाँ पे मध्यम विरंजन हुआ, और यहाँ पे सबसे अधिक ताप में परिवर्तन हुआ जिससे कि सर्वाधिक प्रवाल विरंजन हुआ। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या समाधान है उसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा हम वे फॉरवर्ड होकर एक समाधान दे देते हैं। आपको समाधान देना जरूरी है, ये तो हम बता दिए कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम थोड़ा समाधान पे आते हैं। तो समाधान में हम वैश्विक प्रयास कर सकते हैं, जैसे पेरिस जलवायु समझौता में जो जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। कृत्रिम प्रवाल तंत्र का विकास किया जाए, जैसे वॉन द्वीप है हमारे भारत में। मेसोफोटिक प्रवाल परितंत्र विकसित करना, यानी 30 से 150 मीटर पर स्थित प्रवाल तंत्र पर वैश्विक तापन का प्रभाव नहीं, जैसे लाल सागर प्रवाल तंत्र। और प्रवाल परितंत्र में अवैध खनन पर रोक करना, रिसर्च एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना कि इसको सेफ करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। और इसी समाधान में है यूनेस्को द्वारा प्रवाल वैश्विक धरोहर का संरक्षण करना। और ये समाधान क्योंकि ये एसडीजी लक्ष्य है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो लक्ष्य नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर, जो जीवन है पानी के अंदर, उसके बारे में। तो ये तो पानी के अंदर ही है प्रवाल, तो इसको भी प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करना है, 2030 तक। और ये कितने हैं गोल, तो 17, और गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। अब कह देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रवाल परितंत्र वैश्विक जैव विविधता, प्रकृति के सुंदर रंगों एवं पर्यावरण के कार्बन चक्र को संतुलित करने में अहम योगदान देते हैं, इसलिए इनको बचाना अति महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारा 150 शब्दों में आंसर। आप 150 से 170 के बीच जा सकते हैं। अब ये नहीं कि पूरा इधर भी भर दिए और पीछे भी भर दिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास यूपीएससी वाली कॉपी नहीं है तो इट्स ओके, आप मेरी तरह कॉपी लें, स्पाइरल नोट्स मैथ वाली, और खुद से मार्जिन लाइन बना ले। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हिस्ट्री का प्रश्न। क्वेश्चन है कि 1857 का जो विप्लव हुआ वो ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। यानी कि कह रहा है कि इससे 1857 से पहले जो बार बार 100 वर्षों में इधर पीछे इसके जो हुआ ना छोटा मोटा घटना, उसी के चरमोत्कर्ष से ये 1857 निकला। तो कैसे सुस्पष्ट कीजिए, तो चलिए देख लेते हैं स्थानीय विद्रोह क्या क्या है। तो पहले हम कैसे इंट्रो करें, या तो हम 1857 का इंट्रो दे सकते हैं, या फिर हम छोटे मोटे विद्रोहों के बारे में दे सकते हैं कि किस तरह से ये पनपा और 1857 को और मजबूती मिली, या फिर हम 1857 से पीछे की कुछ कहानी देख लें। तो आंसर शुरू करेंगे कि 1757 में प्लासी युद्ध में विजय के बाद से अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए, जिन्हें जनसाधारण की ओर से बड़े विरोधों का सामना करना पड़ा, जिसकी परिणति यह हुई कि 1857 के विद्रोह में देखी जा सकती है। अब 1857 के विप्लव के पूर्ववर्ती विद्रोह क्या है, तो नागरिक विद्रोह,
नागरिक विद्रोह में क्या क्या, तो सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 के बीच हुआ। और ये सारे पॉइंट्स पीटी में भी तो आते हैं। ये क्यों हुआ था, तो तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुआ। बस एक लाइन में अपना काम बना लेंगे। दूसरा है रामोसी विद्रोह जो 1822 से 29 के बीच हुआ। इसमें चित्तर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजी प्रशासन पद्धति के विरुद्ध घटित हुआ ये विद्रोह। तीसरा है पागलपंथी विद्रोह, और ये तीनों नागरिक विद्रोह है, ध्यान रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह जो करम शाह एवं उसके पुत्र टीपू द्वारा बंगाल के क्षेत्र में शुरू एक राजनीतिक धार्मिक विद्रोह था। फिर आ जाते हैं किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में पहला है मोपला विद्रोह जो 1836 में हुआ था। ब्रिटिश शासन एवं हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों द्वारा मलाबार तट में शुरू हुआ। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर है हमारा नारकिल बेरिया विद्रोह जो 1831 में हुआ था। 24 परगना बंगाल के टीटू मीर द्वारा जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया। फिर है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में चुआर विद्रोह, अकाल एवं बढ़े हुए भूमि करों के कारण मिदनापुर क्षेत्र में घटित विद्रोह, और इसे जंगल महल का भी विद्रोह कहा जाता है। दूसरा है अहोम विद्रोह जो 1828 से 30 के बीच हुआ, और कंपनी द्वारा बर्मा युद्ध पर दिए गए वचन को पूरा न करने पर असम में गोमधर कुंवर द्वारा ये अहोम विद्रोह शुरू हुआ। तो इस प्रकार इन विद्रोहों ने 1857 के विप्लव के साथ ही राष्ट्रवादी तत्वों के उभार के लिए भी तैयार किया। ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब एक और जियोग्राफी का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जियोग्राफी के क्वेश्चन से पहले हम खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर पार्ट में आता है। बोल रहा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए 250 शब्द में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण का थोड़ा इंट्रो दे दें। खाद्य प्रसंस्करण सूर्योदय उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त हमारी अर्थव्यवस्था के दो स्तंभों कौन कौन, तो विनिर्माण यानी सेकेंडरी सेक्टर और कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्या क्या चुनौती है, तो आपूर्ति पक्ष की अड़चन यानी सप्लाई, खंडित जोत है, कम कृषि उत्पादन है, उत्पादकता है यानी प्रोडक्टिविटी कम है, उच्च मौसम परिवर्तनीयता है यानी मौसम बहुत चेंज होता है मध्यस्थता के कारण। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में अड़चन है यानी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कुल उत्पादित का 30% से अधिक नष्ट हो जाता है यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम उसका भंडार नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है विनियामक वातावरण में कमी, तो इसमें समन्वय की कमी है, प्रशासनिक देरी है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकार जो खाद्य सुरक्षा और पैकेजिंग को नियंत्रित करते हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वयन न करना, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है, विनिर्देश की कमी है, और चौथा है समग्र दृष्टिकोण का अभाव, जैसे उच्च शुल्क और कर, एफपीआई का विकास, एपीएमसी एक्ट का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से न होना, कुशल एवं प्रशिक्षण जनशक्ति की कमी। और खाद्य प्रसंस्करण हेतु भारत सरकार की नीति क्या है, तो ये तो मेरे कॉपी में मैंने लिखा नहीं था, बट बहुत सारे नीति हैं जिनको मैं अच्छे से कमेंट में पिनअप कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी लिखने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि वही वीडियो 10 मिनट का है और अभी 13 मिनट हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बीपीएससी के लिए। तो हम एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्या क्या नीति है फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत सरकार की उसको भी देखेंगे। एटलीस्ट आपको आइडिया तो लगा कि आखिर चुनौती क्या क्या है। ये सारी चुनौतियाँ हैं। ठीक, आते हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे, और इसमें जो भारत सरकार की नीति है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी इंटरनेशनल ट्रेड में जल संधि और स्थल संधि के महत्व पर उल्लेख कीजिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
तो पहले जल संधि क्या है और स्थल संधि क्या है उसको देख लेते हैं। यही आपको इंट्रो देना है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जल संधि एक संकीर्ण जल मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों यानी समुद्र या महासागर को जोड़ता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट। स्थल संधि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है, जैसे मध्य अमेरिका में पनामा नहर का क्षेत्र। ठीक, अब इसका क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, वो देख लेते हैं। समय एवं लागत की बचत कराता है। कैसे? तो दूरी में अत्यधिक कमी होने की वजह से कम समय में कम लागत भी हो जाती है आपकी। जैसे स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार में अत्यधिक समय लगता था, जो कि अब कम हो गया है। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ जल संधि और स्थल संधि, ज्योग्राफी में मैक्सिमम मैप बना दो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा पनामा, ब्लैक से जो है वो है जल संधि और ब्लू से है जो स्थल संधि और ब्लू वाली जल संधि। यहाँ पे जिब्राल्टर, यहाँ पे बोस्फोरस, यहाँ पे स्वेज, ये ब्लैक वाली तो ये स्थल संधि है, दो स्थलों को जोड़ती है। और ब्लू वाला क्या है, मलक्का, ये जल संधि है। यहाँ पे बाबा अलमंदेब है, यहाँ पे हॉर्मुज है। अब देख लेते हैं कुछ और, नेक्स्ट पेज देख लीजिए। अब इसका वैश्विक क्या क्या पूछ रहा है कि योगदान है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ये पॉइंट जो पूछा है ना उसको आपको दिमाग में रखना है, भूल नहीं जाना है कि क्या लिखना है हमें। वैश्वीकरण का प्रोत्साहन देता है। कैसे? तो महाद्वीपों की निकटता के कारण वस्तुओं और व्यक्तियों का आगमन आसान और आवागमन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। गरीब देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारी में वृद्धि करता है, जिससे उत्पाद लागत में कमी से मांग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी उत्पाद लागत अगर कम होगा तो मांग में भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी। बंदरगाहों का विकास, जल संधि और स्थल संधि के निकटतम भूभागों में आर्थिक गतिविधि बढ़ने से बंदरगाहों का भी तीव्र विकास होता है। जैसे मोचा बंदरगाह कहाँ पे, तो बाबा अलमंदेब स्ट्रीट। फिर इको फ्रेंडली व्यापार कराता है। परिवहन की कम दूरी तो कम ईंधन प्रयोग होगा, जिससे CO2 का उत्सर्जन में कमी आएगा, तो ये इको फ्रेंडली होगा। छठा है पर्यटन। आर्थिक दृष्टि से समुद्री बंदरगाहों वाले क्षेत्र वैश्विक पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट पर सिंगापुर। सातवां है उत्पादन। समुद्री उत्पाद यानी मछली, झींगा आदि का उत्पादन संबंधित देशों में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, जैसे भारत में पाक स्ट्रेट। आठवां है नौसैनिक अड्डे। जल संधियां एवं स्थल संधियां नौसैनिक अड्डों की स्थापना हेतु आदर्श स्थल है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्थल संधि एवं जल संधि से संबंधित मुद्दे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी एक देश का आधिपत्य, जैसे कि स्वेज नहर का नियंत्रण मिस्र के हाथ में। फिर दोनों के देशों के मध्य विवाद का कारण, जैसे कर्च स्ट्रेट, रसिया यूक्रेन विवाद। और देख लीजिए अत्यधिक पोत संचालन की वजह से समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। तो ये कुछ मुद्दे हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः उपयुक्त मुद्दों को संबोधित करते हुए जल संधि एवं स्थल संधियों का समावेशी यानी इंक्लूसिव, स्वतंत्र एवं कानून आधारित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मिल सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस वीडियो ने आपकी मेंस आंसर राइटिंग की समस्या का समाधान किया है या नहीं किया है, और वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। बाय।